अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसा कि जब हम किसी हॉट थिंग को टच करते हैं तो हमारे हाथ खुद ब खुद पीछे की तरफ खींचने लगते हैं, और सूरज की तेज़ रोशनी में हमारी आइज़ का बंद हो जाना वगैरह अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो मिली सेकेंड्स में परफॉर्म होते हैं और इन्हें हमारी बॉडी में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करती है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन कभी कभार ब्रेन जैसा ही होता है। आज की इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्कल की ऑसिपिटल बोन से एक्सटेंड होते हुए हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सेकंड लंबर वर्टिब्राई तक जाती है। ऑसिपिटल बोन हमारे स्कल में प्रेजेंट होती है और हमारे स्कल का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन लेयर्स को मेनिंजीज कहते हैं और इन लेयर्स के नाम प्योरा मैटर, एरोचनाइट मैटर और पाया मैटर हैं। स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और हर एक सेगमेंट पेयर ऑफ गैंग्लिया के साथ एसोसिएट हुआ होता है। इन पेयर्स ऑफ गैंग्लिया को डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड से बाहर प्रेजेंट है और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये न्यूरॉन्स फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रेवल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल रूट मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पर मुश्तमिल है। इसका फंक्शन सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलकर हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के पास प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस वेरी करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने लंबर और सर्विकल रीजन में 0.5 इंचेस तक थिक होती है, जबकि अपने थोरेसिक रीजन में ये 0.25 इंचेस तक थिक होती है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ मेल्स में 45 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि फीमेल्स में इसकी लेंथ 43 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम क्रॉस सेक्शनली स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो इसका आउटर पार्ट वाइट मैटर है जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसका इनर पार्ट बटरफ्लाई शेप्ड और ग्रे इन कलर होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में नर्व सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है जो सर्विकल, थोरेसिक और लंबर रीजन कहलाते हैं। सर्विकल रीजन 8 लेवल्स पर मुश्तमिल है और बहुत से सेंसरी और मोटर फंक्शन से रिलेटेड है। थोरेसिक रीजन थोरैक्स और एब्डोमेन को स्पाइनल नर्व्स प्रोवाइड करता है। स्पाइनल कॉर्ड का लंबर रीजन लेग्स और फीट्स को स्पाइनल नर्व्स प्रोवाइड करता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को देखें तो इसका प्राइमरी फंक्शन बॉडी और ब्रेन के दरमियान न्यूरल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है, लेकिन बहुत सी ऐसी रिफ्लेक्सेस भी हैं जिनकी न्यूरल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को नहीं करती, बल्कि उन रिफ्लेक्सेस के लिए स्पाइनल कॉर्ड खुद ही कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करती है और वक्ती तौर पर ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म करते हुए इफेक्टर्स को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का ऑर्डर दे देती है। ऐसे ही कुछ रिस्पॉन्सेज का जिक्र हमने वीडियो के स्टार्ट में भी किया था। हॉट थिंग को टच करने पर हाथ खुद ब खुद पीछे हटता है। इस प्रोसेस में स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को फौरन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को ऑर्डर देता है कि हाथ को फौरन से पीछे खींचो। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अगर इसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया जाए तो इसके लिए टाइम की जरूरत होती है और इतनी देर में हमारा हाथ जल सकता है। इसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड फौरन से ही ऐसी कंडीशंस में एक्ट कर जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी किस्म की खराबी हमारी बॉडी में डिजीजेस प्रोड्यूस करती है। इन डिजीजेस में ट्यूमर, स्पाइनल स्टेनोसिस, हर्निएटेड डिस्क और वर्टिब्रल फ्रैक्चर वगैरह शामिल हैं। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स में वीकनेस ऑफ लिम्स, लॉस ऑफ सेंसेशन, चेंज इन रिफ्लेक्सेस, बैक पेन, लॉस ऑफ यूरिनरी कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड मसल स्पैम शामिल हैं। इन डिसऑर्डर्स के कॉजेज में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, विटामिन डिफिशिएंसी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर को एक्सरे या फिर स्पाइन एमआरआई के जरिए से डायग्नोज करते हैं। इन डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स ऑक्यूपेशनल थेरापी या फिजिकल थेरापी करते हैं। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर सर्जरी करके भी इन डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये 3 दिसंबर 1967 की सुबह थी। साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में सर्जन क्रिश्चियन बर्नर्ड और इनकी टीम ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन करने में मसरूफ थी। ये ऑपरेशन ग्रूट स्क्योर हॉस्पिटल में हो रहा था। केप टाउन के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स के न्यूज़ कास्टर बाहर मौजूद थे और सब ये जानना चाहते थे कि अंदर होने वाला ऑपरेशन कामयाब होगा या नाकाम।
ये ऑपरेशन अगर कामयाब हो जाता तो ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो सकती थी, और अगर यह ऑपरेशन नाकाम हो जाता तो मेडिकल साइंस फिर शायद इतनी तरक्की याफ्ता ना हो पाती जितनी कि आज है। ऑपरेशन को शुरू हुए 2 घंटे गुजर चुके थे, जबकि बाहर इंतज़ार करते हुए लोगों की बेचैनी में भी बहुत इजाफा हो चुका था। वक्त गुजरता गया और सुबह का शुरू हुआ ऑपरेशन शाम को भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में 9 घंटे बाद सर्जन क्रिश्चियन बार्नट ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। सब लोग तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े और एक मीडिया चैनल के नुमाइंदे ने उनसे सवाल किया कि ऑपरेशन का क्या बना सर। क्रिश्चियन बार्नट ने जवाब दिया, मरीज जिंदा है और ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। ये वो वक्त था जब मेडिकल साइंस में इनकलाब आ गया। हार्ट, जिसे ह्यूमन बॉडी का सोल माना जाता है, उसे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिया गया था और सारी दुनिया में सर्जन क्रिश्चियन बार्नट और उनके असिस्टेंट्स की धूम मच गई और वो सब एक सेलिब्रिटी बन गए। क्रिश्चियन बार्नट को इस ऑपरेशन के बाद ग्लैमरस मैन का खिताब दिया गया। जिस पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया उसका नाम लुइस वाश केनेडी था और वो ऑपरेशन के बाद 18 साल तक जिंदा रहा। तो चलिए अब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनका हार्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है और इस पॉइंट को डिस्कस करती है कि किसी पेशेंट के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट सूटेबल है या फिर नहीं। जिस पेशेंट को किडनी या फिर लिवर की डिजीजेस हो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स में पेशेंट की लिस्ट बना ली जाती है और फिर हेल्दी हार्ट की अवेलेबिलिटी पर इन पेशेंट्स का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान रिसिपिएंट यानी कि हार्ट को रिसीव करने वाले का डिजीज हार्ट डोनर यानी कि हार्ट को डोनेट करने वाले के हेल्दी हार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। आमतौर पर डोनर यानी कि हार्ट को डोनेट करने वाला वो पेशेंट हो सकता है जिसका ब्रेन किसी एक्सीडेंट के दौरान ख़त्म हो चुका हो और वो वेंटिलेटर पर हो। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव सर्जिकल प्रोसेस है। हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट कैथेटराइजेशन, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और पेल्विक अल्ट्रासाउंड वगैरह शामिल हैं। जैसे ही किसी हार्ट पेशेंट की ट्रांसप्लांट की बारी आती है तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने को कहा जाता है और जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे कोरोनरी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसे 24 घंटे तक भूखा रखा जाता है और सर्जन्स उसका हार्ट चेक करते हैं। अगर वो हार्ट में किसी भी किस्म की खराबी को डिटेक्ट कर लें तो वो ट्रांसप्लांट को कैंसिल कर देते हैं। अगर सर्जन्स हार्ट को सर्जरी के काबिल समझे तो वो सर्जरी को स्टार्ट कर देते हैं। सर्जन्स पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के ऊपर प्रेजेंट स्किन में कट लगाते हैं। पेशेंट की बॉडी को हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। डोनर हार्ट को प्लेस करने से पहले सर्जन्स डिजीज्ड हार्ट की आर्टरीज और वेन्स को कट करते हैं और उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। डिजीज्ड हार्ट की जगह फिर सर्जन्स डोनर हार्ट को सीव कर देते हैं और चेस्ट बोन के ऊपर लगाए गए कट को भी सीव कर देते हैं। हार्ट लंग बाईपास मशीन को भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर न्यू हार्ट पेशेंट की बॉडी में सर्कुलेशन को सपोर्ट ना करे तो टेम्परेरी तौर पर पेशेंट की बॉडी को मैकेनिकल पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और ज़्यादातर पेशेंट्स पहले 24 घंटों में होश में आ जाते हैं। जब पेशेंट को होश आ जाए तो उसे ब्रीथिंग मशीन पर रखा जाता है और जब तक वो इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि अपनी ब्रोंकियल ट्यूब के जरिए सांस ले सके तब तक ब्रीथिंग ट्यूब को नहीं हटाया जाता। पेशेंट को हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता है ताकि डॉक्टर्स इसकी न्यू हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकें। इसके अलावा पेशेंट को अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। पेशेंट को रॉ एग, चीज, अनपास्चुराइज्ड मिल्क और पार्शली कुक्ड मीट बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फूड्स पेशेंट में सीवियर इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। पेशेंट को डॉक्टर्स हार्ड एक्सरसाइज और हैवी वेट उठाने से सख्ती से मना करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हार्ट ट्रांसप्लांटेड पेशेंट सर्जरी के बाद तकरीबन 5 से 10 साल तक जिंदा रहते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की एवरेज कॉस्ट $1.4 मिलियन है। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स जो टेस्ट करते हैं उनमें डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत ज़रूरी है।
हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस के रिस्क में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, फेलियर ऑफ डोनर हार्ट और डेथ वगैरह शामिल हैं।